इस सेल की वैल्यू, बेटा क्वेश्चन को पढ़ना, उसने पर्टिकुलरली हमें ये टेम्परेचर दे दिया था, ये भी चीज दे दी हुई थी, ठीक है। और उसने ये भी हमें बता भी दिया था कि इसकी लुमिनिसिटी सन की अगर इतनी है और इसकी लुमिनिसिटी जो है वो 0.056 ऑफ सन है, तो वहां से हमने निकाली है, इस डेटा से निकाली है जो हमें गिवन था। अच्छा, अब उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है बी में, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 टाइम्स 6 मीटर एंड इज नॉट वेरी लुमिनस, ठीक है। स्टेट द लुमिनोसिटी ऑफ द सराइस बी इन कंपैरिजन टू अर्थ। अब बेटे हमारे पास अगर इसकी पावर 6, इसकी पावर से कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब जितना रेडियस अर्थ से उतना उस स्टार का आ रहा है। तो अगर अर्थ की हमारे पास लुमिनोसिटी हमारे पास क्या, क्योंकि लुमिनोसिटी डिपेंडेंट थी हमारे पास, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर, दूसरा सरफेस, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी यानी न्यूक्लियर रिएक्शन टेम्परेचर पे, और दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर। क्योंकि इसका मतलब दोनों के हमारे पास अगर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम ही उसका होगा, लुमिनोसिटी की वैल्यू सेम होगी। तो आंसर इसमें हम लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ अर्थ एंड बी is approximately same. So of size B is nearly same as that of Earth. क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है बेटा, लुमिनोसिटी जो होती है डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी चीज ज्यादा लुमिनोसिटी होगी। और दूसरी फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट था सरफेस एरिया पे, क्योंकि सरफेस एरिया जो अर्थ का आ रहा है वही सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली रेडियस उसका आ रहा है इनका, तो इसका मतलब सेम ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, द लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार Aldebaran is 520 times that of sun. The wavelength of light at peak intensity of the Aldebaran is 740 nanometer and the wavelength at the peak intensity of sun is this one. Explain whether is cooler than or hotter than the sun. बेटे हमारे पास चलें, ए पार्ट का आंसर जो है हमारे पास उसने, दोनों के नहीं निकालने पड़ेंगे। सुन लो बेटे, आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, क्योंकि दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी ना, एक तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट थी स्टार के, दूसरा टेम्परेचर पे थी। अब उसने कहा हुआ कि हमारे पास लुमिनोसिटी ऑफ स्टार एल्डेंस 5 टाइम्स दैट ऑफ सन, ठीक है। तो हमारे पास सिंस लुमिनोसिटी जो है ऑफ इज इक्वल टू 520 टाइम्स दैट ऑफ सन है, ऑफ सन है, तो इसका मतलब ही हॉटर, सो इट इज हॉटर देन सन। मैं हर कैलकुलेट के चक्रों में, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना बेटे, सिंपली इस नहीं होना। बी पार्ट के अंदर हमने रेडिया निकालने हैं इसका और रेडिया निकालना है सन का। अब बेटे रेडिया निकालने के लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये लॉ अप्लाई किया, ठीक है। अब इसके लिए बेसिकली टेम्परेचर तो हमने निकालना ही निकालना है, टेम्परेचर बगैर तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। अब इसके लिए सेकंड पार्ट के लिए टेम्परेचर भी आप प्रोपोर्शनैलिटी से कर ले, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे फिर। बेटे नहीं निकल सकता ना प्रोपोर्शनैलिटी कैसे, एक क्या टेम्परेचर गिवन है जो निकाल दूं मैं ये तो समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो पहले ना निकल जाता। तो लैम्डा मैक्स टाइम्स टेम्परेचर जो है दिस इज 2.9 टाइम्स 10⁻⁻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 ⁻या तो आप बेसिकली इस तरह कर रहे हो कि ये वेवलेंथ गिवन है, इसकी भी वेवलेंथ गिवन है, लेकिन वो बेसिकली दूसरी चीज बताई नहीं, इस तरह ही होना है। तो हमारे पास
इसकी वैल्यू गिवन है, दिस इज एक का टेम्परेचर गिवन होता फिर तो इजीली हो जाना था। ये बेटा हमारे पास, इसको अगर करते हो डायरेक्ट 740 टाइम्स Yeah, टेम्परेचर इक्वल्स, जी बोलो आंसर। 3.92 into 10 raised to the power of 6. 6 कैलोन। अब बेटे हमने यूज करना है ये रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर। अच्छा, ये हमारे पास किसका आया, फॉर, नहीं तो टेम्परेचर, चलो अब फॉर सन भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला या रेशियो आएगी, उनके रेशियो का हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने यूज किया 2.9 टाइम्स 10 टू रेस का -3। अब सन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, विच इज the wavelength or peak intensity of this one, and wavelength or peak intensity of the sun is 500 nanometer. This is 500 times 10 to raise power -9। इसका टेम्परेचर कितना आ गया बेटे, So T equals to 5.8 into 10 raised to the power of 6. ये आ गई सन की। अच्छा अब बेटे या तो इनकी रेशियो से हम कर लेते, रेशियो से हमारे पास वैल्यू आ जानी, जिससे भी पता। अब अगर फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये वाला, अब हमने क्योंकि निकालनी है इनकी लुमिनोसिटी भी। अच्छा पहले अब लुमिनोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन, ये टेम्परेचर आ गया। अगर टेम्परेचर की लुमिनोसिटी की जरूरत ही नहीं है सर, वो L एक साथ कैंसिल हो जाएगा और 520 रह जाएगा। अच्छा ये Because 520 सन आए, ठीक है, मल्टीपल गिवन है, ठीक है, निकालनी तो है बेटे। तो हमारे पास ये बेटा रिलेशनशिप यूज करते हो। अब ये हमारे पास किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर, सारी वैल्यू ALD की होगी ओवर फॉर सन 4 पाई रो R स्क्वायर T4 फॉर सन होगी। अच्छा अब वैल्यूज बेटे पुट करें इसके अंदर, हमारे पास दिस इज लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार इज 520 टाइम्स ऑफ सन, दिस इज 520 ऑफ सन। सन की अगर मैं L के बराबर कंसपोज करूं बेटे 4 पाई रो, ये हो गया एल्डेंट के लिए। टेम्परेचर इसका हमने निकाल लिया था, यार रेशियो से वैसे कैंसिल आउट हो सकता था, 4 पाई रो सन का, सन का। अब इसमें जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर दो बेटे, ये कैंसिल होगी, ये भी चीज कैंसिल होगी, ये वैल्यू 520 रहेगी। इसका रेडियस हमने R, दिस इज R स्क्वायर ऑफ सन। वैल्यूज इनकी एल्डेंट की निकली थी बेटा 3.92 टाइम्स 10 टू रेस पर 6 ओवर, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विच इज 5.8 टाइम्स 10 टू रेस पर 6। इसका भी रेशियो 4 हो सकता है। अब इसको फर्दर आपने बेटे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, अच्छा हबल्स लॉ पे आगे बेटे हमारे पास अब नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, लास्ट लर्निंग आउटकम 25.3 स्कीम, ठीक है, कि हमारे पास देखो इससे पहले क्वांटम में हमने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। हमारे पास बेटे एमिशन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा, वहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा भी तक हमारे पास पार्टिकल्स एमिट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, जो कि हमें एक स्क्रीन पे नजर आ रही होते हैं, ठीक है। अब हमें जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं अगर वो ऑब्जर्व करते हैं गैलेक्सीज को यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, तो वो ऑब्जर्व ये कर किया कि जो हमारे पास सिंपल अगर अर्थ की सरफेस हमारे सामने लैब के अंदर जो हमारे पास स्पेक्ट्रल बनता है वो अप्रोक्सीमेटली ये बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। किसी भी चीज का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है हमारे पास किसी गैलेक्सीज के थ्रू हम जो अगर देखते हैं तो हमारे पास बेटे वो ये वाला आ रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है, ये शिफ्ट कर चुकी है सारी की सारी वेवलेंथ, इस तरफ इंक्रीज कर, ये रेड है ना, ये वायलेट है, सारी की सारी वेवलेंथ क्या इंक्रीज करके शिफ्ट हो चुकी है रेड वाली साइड पे, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट क्या है, कोई पहले यहाँ था बेटे, ये शिफ्ट होकर और इधर आ चुका है, ये इधर था, ये भी शिफ्ट होकर इधर आ चुका है, ये हमारे पास इधर था, ये भी शिफ्ट होकर इधर आ चुका है, ये इधर था, शिफ्ट होकर इधर आ, तो रेड साइड पे शिफ्ट कर गए हम, जिसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं डॉपलर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट करवाई थी। ये रेड साइड पे सारी जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्ट हो रही हैं।
अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, astronomers observe the light from a distant galaxies using powerful micro telescope and came to this conclusion that all observed wavelengths of all the spectral lines are longer than the one observed in the laboratory. ठीक है, जितनी लेबोरेटरी में हमें मिल रही उससे ज्यादा मिल रही बेटे. This shows that they all have moving away from the us by Doppler's effect. क्योंकि अगर वेवलेंथ ज्यादा हो रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. फ्रीक्वेंसी डॉपलर्स इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी चीज हमारी तरफ आ रही होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है. अगर हम खड़े हैं, एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. अगर बेटे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो इसका मतलब ऑब्जर्व वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी. एंड इफ ऑब्जर्वर सोर्स जो है रिसीडिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है. फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से वेवलेंथ ज्यादा हो जाती थी. तो ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि हमारे पास जितने भी गैलेक्सीज से जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं उनके हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड साइड. वेवलेंथ इंक्रीज कर गई उनकी. इंक्रीज करने का मतलब वो हमारे पास दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस या अवे फ्रॉम अर्थ मूव कर रही है. ठीक है, वही लिखा है एब्जॉर्प्शन लाइन इन द स्पेक्ट्रल ऑफ द गैलेक्सीज आर ऑल शिफ्टेड टू द लॉन्गर वेवलेंथ रेड शिफ्ट. द टॉप स्पेक्ट्रल इज द स्पेक्ट्रल फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स सन. ठीक, अब डॉपलर्स इफेक्ट के वही जो ओ लेवल सॉरी एएस में जो पढ़ा हुआ है, द अपीरेंट चेंज इन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर. ठीक है, हम ऑब्जर्वर को हमारे सिलेबस में लेस्ट के अंदर है, सोर्स को मूव करना है सिर्फ. एएस में भी ये था, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यही है. मैथमेटिकल फॉर्म बेटे ये फॉर्मूला हमें गिवन होता है, ये प्लस या माइनस क्यों है. अगर सोर्स और वेव अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आप हमेशा माइनस करते हो रिलेटिव स्पीड के लिए. और इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर फिर आप हमेशा क्या करते हो, क्योंकि साउंड और यानी वेव और हमारे पास सोर्स जो है दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर आप क्या करते हो रिलेटिव वेलोसिटी के उनको आप ऐड अप कर देते हो. ठीक है, अब इसका मतलब है द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गर फॉर अ रिसीडिंग सोर्स एंड शॉर्टर फॉर एन अप्रोचिंग सोर्स. ठीक है, जब अप्रोच कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ कम होती है. अगर हमारे पास रिसीड कर रहे हो तो हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी. अब डॉपलर्स इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द स्टार गैलेक्सीज यूजिंग अ शिफ्ट इन द वेवलेंथ फ्रॉम द हाइड्रोजन एमिशन. ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली स्पीड निकाल लेते हैं बेसिकली इसकी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट ही यूज हो रही होती है बेटे. ऑब्जर्व वेवलेंथ मिल जाएगा, ऑब्जर्व वेवलेंथ मिल जाए, फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो वहां से हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी सोर्स हमें पता होती है तो वहां से हम स्पीड ऑफ गैलेक्सीज निकाल लेते हैं, स्टार निकाल सकते हैं. ठीक है, अब डॉपलर्स रेड शिफ्ट है क्या. ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस को भी जी से रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है, red shift means that all the spectral lines show an increase in wavelength. The fractional increase of wavelength depends upon the recession speed. Recession speed means दूर जाना, moving away of the source या galaxy. अब ये फॉर्मूला बेटे याद करना पड़ना है. दिस इज नहीं सॉरी याद नहीं करना, गिवन है ये भी. डेल्टा एफ ओवर एफ जो है, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल या फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ जो होगी दिस इज इक्वल टू वी ओवर सी के बराबर है. और ये अप्रोक्सीमेटली का वर्ड लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है काफी ज्यादा इसके अंदर. सी हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और वी हमारे पास है रिसेशन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है. ठीक, अब इसी को यूज फर्दर है. एस्ट्रोनॉमर नॉर्मली असाइन अ वैल्यू फॉर द टर्म रेड शिफ्ट. ठीक है, सर फॉर वो एग्जांपल ऊपर फॉर्मूला जो है जो दो फॉर्मूलाज है दे आर द सेम है ना सर. ये वाले, जी सर, ये दो सेम फॉर्मूलाज है. हाँ जी वही वही मान रहे हैं जी. ये लिख लो, ये लिखा ये लिखा ये लिखा है कि ये नियरली बराबर है सारे. ठीक सर. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स normally assign a value for the red shift के लिए given, यानी for example a galaxy shows a red shift of 7% means that कि ये हमारे पास 7% 7/100 होगी ना ये, या 0.070. बेटे ये वैल्यू क्या 0.070 के बराबर है, ये वैल्यू क्या 0.07 के बराबर है, ये वैल्यू 0.07. फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी या वी ओवर सी जो होगा ये
तो लेट ये वैल्यू अगर इस तरह गिवन है तो इसका मतलब ये सारी चीजें गिवन है आपको बस पेपर सर के मैं अंदर। इसका मतलब ये है कि द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग 7% ऑफ द ओरिजिनल वेवलेंथ एवरी बिल्कुल टाइम। है कोई, हाँ जी, चेंज इन वेवलेंथ, हाँ जी, इंक्रीज या डिक्रीज भी सर ये अब यहाँ रिसेशन वेलोसिटी किस चीज की है? रिसेशन वेलोसिटी हमारे पास उस सोर्स की गैलेक्सी की है ना, जो दूर जा रहा है फ्रॉम द अर्थ। आप ठीक है, रिसेशन में होती चीज दूर जाना, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आप लोग अर्थ पे हो, अगर एक स्टार आपसे दूर जा रहा है, गैलेक्सी दूर जा रही है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड आ रही है ये। अब क्वेश्चन 6 में, इन अ लेबोरेटरी एन एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 656 टाइम्स 0.4 nanometer. The same spectral line in the spectrum from a distant galaxy has a wavelength this one. अब बेटे वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ कम हो तो क्या रिजल्ट निकलता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ठीक है, सॉरी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये वेवलेंथ ज्यादा है इससे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो, इसमें दिस इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। कैलकुलेट द स्पीड वी ऑफ द गैलेक्सी। अब एक पहली जो चीज मैंने यहाँ पे वही फोकस किया हुआ है, सिंस द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज लॉन्गर देयरफॉर द गैलेक्सी इज रिसीडिंग, ठीक है, हमें जो ये वेवलेंथ मिल रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 656 से। इनिशियली कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों चेंज लेना है? क्योंकि हमने बेसिकली डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या हो गया, 663.1 में से 656.4 माइनस करो तो ये आ गया। अब बेटे उसने मांगा क्या हुआ हमसे, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द गैलेक्सी। अब स्पीड ऑफ गैलेक्सी किसके बराबर है? डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इक्वल्स टू वी ओवर सी लिखिए, ठीक है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा वी ओवर सी। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाली है बेटे, लैम्डा की वैल्यू जो सोर्स की एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है 656 ये वाली, ठीक है। वी की वैल्यू निकालनी, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, गिवन होती है डेटा पेज पे, वैल्यू पुट की ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट में, the fractional change in wavelength of the observed light from a galaxy is this one. Fractional change in wavelength delta, ये चीज दे दी कि इसमें रेड शिफ्ट की वैल्यू ये डायरेक्ट दी हुई 0.15, यानी इट्स रेड शिफ्ट इज 15, 0.15 15% में है ना, तो 0.15 ही हो गया। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा और लैम्डा 0.15 में, ये रेड शिफ्ट की वैल्यू गिवन आपको बस। तो बेटे हमारे पास कैलकुलेट द रिसेशन स्पीड, तो डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा वी ओवर सी पुट किया, ये वैल्यू पूरी गिवन थी हमारे पास। वी की वैल्यू बेटे आपने कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू पुट की तो 4.50 टाइम्स 7 मीटर्स पर सेकंड में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, द टैडपोल गैलेक्सी हैज अ रिसेशन स्पीड ऑफ दिस वन, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब फॉर्मूला फिर वो डेल्टा लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू वी ओवर सी है। डेल्टा लैम्डा और लैम्डा बेटे वी की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, सी की स्पीड ऑफ लाइट होती है ये सारे फॉर्मूले तब लगने हैं जब कोई हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में नहीं कोई चीज पढ़ रहे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हर चीज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेगी या कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगी। यहाँ पे कोई भी गैलेक्सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी पढ़ रहे हो वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के नहीं है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही। देखो वी की स्पीड काफी कम थी स्पीड ऑफ लाइट से, यहाँ जो वी की स्पीड आई है 10⁻⁷ आ रही है, जबकि ये 8 का ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ स्पीड 6 का ऑर्डर आई थी, 8 का ऑर्डर होता है। तो ये फॉर्मूला बेटे तब एप्लीकेबल होगा अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर रही होगी तो, ठीक है। अच्छा सर ये 9400 into 10 raised to power 3 नहीं होएगा? होएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा। आंसर -2 में आ जाएगा, अच्छा अच्छा आंसर -2 में आ जाएगा। अच्छा अब बेटे आप सारे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हो रेड शिफ्ट से? हमारे पास अगर सारी जितने भी गैलेक्सीज से वेवलेंथ हमारे पास जो आ रही हैं वो ज्यादा आ रही हैं, मिल रही है हमें, रिसीव जो इंटेंस वो जो हमारे पास वेवलेंथ है रेड शिफ्ट मिल रही है हमें, तो इसका मतलब है सारी सारी गैलेक्सी जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। अगर हम एक गैलेक्सी पे भी चले जाते हैं और दूसरी गैलेक्सी को उसमें देखते हैं तो वो भी हमारे पास वहां हमारे से दूर जा रही होगी। अगर सारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है ओवरऑल यूनिवर्स क्या है वो
उसका साइज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वही हमारे पास कंक्लूजन फ्रॉम द रेड शिफ्ट of the spectral lines from distant galaxies show that all galaxies are receding from us. अगर सारी गैलेक्सीज हमारे से दूर जाते जा रही हैं तो ओवरऑल साइज ऑफ यूनिवर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देयरफॉर साइज ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और नेक्स्ट लर्निंग आउटकम आ गई हब्बल लॉ। ये डायरेक्ट लॉ हमारे सिलेबस के अंदर है बेटे। हब्बल लॉ हमारे पास क्या है, ये कहता है कि जो रिसेशन स्पीड होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जितना डिस्टेंस दूर होगा उतनी स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जितनी कोई स्टार, जितनी कोई गैलेक्सी हमसे दूर है जितनी, उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। द रिसेशन स्पीड ऑफ अ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस डी फ्रॉम द अर्थ, या फ्रॉम अर्थ के रेफरेंस में है ना। तो v जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन d। इसको फर्दर करते v किसके बराबर हो गया, इस साइन को रिमूव करें तो कांस्टेंट आ गया, ये हब्बल कांस्टेंट आ गया d। हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं करनी, गिवन होती है। h नो गिवन डेटा पेज पे गिवन होगी, h नो इट इज द हब्बल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 2.22 टाइम्स 10⁻18 सेकंड इनवर्स। अब इसका मतलब हम अगर स्पीड, रिसेशन स्पीड और डी के दरमियान ग्राफ बनाते हैं वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और उसका हमारे पास ग्रेडियंट जो होगा वो हबल्स कांस्टेंट दे देगा। जैसे यही है हमारे पास, ये डॉट सारे शो किए हैं, ये बिल्कुल लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए तो ये वाली बनेगी, इसका ग्रेडियंट लेंगे तो ये आएगा। अब डिफरेंट डॉट्स क्यों शो किए हैं, क्योंकि बेटा अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। हर चीज 100% डिफाइंड नहीं हुई, 100% डिफाइंड ना होने की वजह से हम बेसिकली ये देखो इक्वालिटी का सिंबल हर जगह लिखा हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है, लेकिन जब हम ये लिखेंगे तो हम इक्वल टू लिख रहे हों, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करना उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है नॉट मार्किंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ से एविडेंस बेटे हमें बिग बैंग का मिल गया। अगर हम कह रहे हैं कि सारी की सारी गैलेक्सीज दूर जाती जा रही हैं, ठीक है, तो ओवरऑल इसको विजुलाइज करते हो कि बैलून से, आप अगर बैलून से विजुलाइज करने का मतलब ये बैलून, एक ये बैलून था छोटा, ये पहला जो शो किया, ठीक है। अब इसको अगर इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट करते तो इसका साइज बेटे ज्यादा ये होता जा रहा है। अगर ये होता जा रहा है तो हमारे पास ये टाइम के साथ से इन्फ्लेट होता जा रहा है ना, तो ये डिफरेंट गैलेक्सीज, ये डिफरेंट डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं गैलेक्सीज को ही, ठीक है। तो ओवरऑल गैलेक्सीज के डिस्टेंस देखो वो इंक्रीज होता जा रहा है, दे आर मूविंग अवे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं था। अब इसी चीज को हम फर्दर रिड्यूस करें, अगर हमें ये चीज हमें इस तरह मिल रही है, इसका मतलब है हबल लॉ के थ्रू तो दूर जाने की स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है, जितना v जो डी पे डिपेंडेंट है बेटे, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी स्पीड भी ज्यादा होती जा रही है। तो इसका मतलब है इसी को अगर आप रिड्यूस करते हो दोबारा, इसको अगर हम पिक्चर बनाई हो, अगर हमने वैसे वीडियो बनाई हुई, यहाँ से हम इस टाइम तक यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसको अगर दोबारा आप रिवाइंड करते हो तो हमें ये चीज इस तरह ही मिलेगी। इस तरह मिलने के बाद जितनी गैलेक्सीज आप हमें इस तरह मिल रही है वो, अगर इन सारों को हम बेसिकली क्या करते हैं, दोबारा इस मैटर इस जगह पे लेके आते हो, तो इसका मतलब एक छोटी सी चीज हमें मिल रही है। और छोटी सी चीज मिलने का मतलब बिग बैंग के अंदर हमने यही चीज तो फोकस की थी, यही चीज हमें वो कॉन्सेप्ट देती है कि एक हमारे पास क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था एक छोटी चीज का, डेफिनेटली फिर वो डिफरेंट स्टार्स बन गए, गैलेक्सीज बन गए, वो फर्दर मूव करते रहे, मूव करते करते उनके में गैप इंक्रीज होता गया और ओवर यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया, ठीक है। अब वही चीज बेटे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल लिख रहा था अभी क्लास के टाइम होगा, ऑल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर रिसीडिंग मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। Visualize the change in the separation of dots as galaxies on the surface of expanding balloon with time, ठीक है। As per Hubble law, distant galaxies appear to be moving faster, ठीक है। इसमें Hubble law provides an evidence for the birth of universe due to expansion, expand करके birth यहाँ से हुई थी, यानी एक चीज ये, the initial shape of balloon leads to the conclusion that universe must have had beginning the Big Bang, और बिग बैंग वो एक्सप्लोजन हुआ तो दैट्स व्हाई दे मूव अपार्ट, वो दूर आने चले गए। ये है हमारे पास ओवरऑल एस्ट्रोनॉमी बेटे। अब इसके अंदर ना मैं अभी लिख के ना थोड़ा और भी, ये ओवरऑल ये लर्निंग आउटकम आज पढ़ी है,
Understand that the line in the emission spectra from a distant object show the increase in the wavelength for their values, या रेड शिफ्ट की तरफ ये बात वो है। फिर यूज का वर्ड है, कोई मैंने प्रूव नहीं कराया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया। यहाँ पे भी देख लो साइन कौन सा, नियरली इक्वल टू, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। फॉर द रेड शिफ्ट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स मूविंग रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, ये होगी। तीसरी, एक्सप्लेन व्हाई रेड शिफ्ट लीड टू एन आइडिया दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। फिर रिकॉल का वर्ड है एंड यूज हबल्स लॉ, ठीक है ये, एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लीड टू अ बिग बैंग थ्योरी। कैंडिडेट्स यूज ऑल ऐसा यूनिट्स यूज करने, वो यूनिट्स दूसरे भी होते हैं ना, उनको यूज नहीं करना। लाइट ईयर्स की फॉर्म में भी यूनिट्स यूज करते हैं, तो उनको यूज नहीं करना, बस ये है। ये बेटा कंप्लीट हो गया।